कि आपका रिज्यूमे एक पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। पूरे रिज्यूमे में सबसे पहले आप क्या पिक करते हो उसके? आपके प्रोजेक्ट्स पे सब जितना ज़्यादा दिखा सके, इंटर्नशिप्स जितना ज़्यादा दिखा सके, मेरा मानना है कि उतना बेटर होगा आपके रिज्यूमे। और अगर कॉलेज स्टूडेंट कोई है तो वो कैसे प्रोजेक्ट बनाएगा? लाइक कोई जॉब में है तो उसके तो बन जाएंगे प्रोजेक्ट्स। हाय ऑल, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ जॉब्स एंड करियर टॉक। और आज हमारे साथ हैं परिणय, जिनसे हम डिस्कस करने वाले हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट फील्ड को। हाय परिणय, वेलकम टू द शो। थैंक यू। एंड आपके बारे में जानते हैं और आपके अभी करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। आई एम फ्रॉम रांची एंड मैं करेंटली 7 साल के आसपास से इंटर्नशिप के साथ एसोसिएटेड हूँ। मेरे करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ ट्रेनिंग वेबसाइट, इंटर्नशिप की ट्रेनिंग वेबसाइट है ना, उस पर मॉड्यूल्स बनाना, उसको मेंटेन करना, सर्वर रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज होती है तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। ओके, तो आपने इंटरमीडिएट कहाँ से करी थी और उसके बाद आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे इसी फील्ड में आना है? क्योंकि बहुत सारा एक डिलेमा होता है 12th पास करने के बाद, अभी भी होगा जो रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स जो होंगे वो डिसाइड कर रहे होंगे हमें किस फील्ड में जाना है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे कोडिंग प्रोग्रामिंग फील्ड में आना है? फुल स्टैक प्रोग्रामिंग से मेरी मुलाकात काफ़ी पहले ही हो गई थी। सो अराउंड 5th क्लास में मेरे पापा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था प्रोग्रामिंग से। ओके। उस टाइम पे मुझे बेसिक एंड जावा की बुक्स पकड़ा दी गई थी। अच्छा। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। अच्छा। एंड ओवर टाइम मुझे अच्छा लगा कि आपके पास कुछ बनाने का, आप कुछ बना सकते हो एंड आप बनाते हुए उसे देख भी सकते हो कि वो कैसे चल रहा है। तो अच्छा लगा। स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था कि आपको लग गया था कि हाँ इसमें कुछ मैं क्रिएट कर सकता हूँ? हाँ यार। ओके, तो इंटरमीडिएट तक आते तक आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब कोडिंग ही फील्ड में एक्सप्लोर करना है? हाँ, 10th तक ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ। उसके बाद फिर 11th-12th में ही मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले ली थी एंड उसके बाद बीटेक में भी कंप्यूटर साइंस से ही किया मैंने बीटेक। एंड उसके बाद बीटेक कंप्लीट होने से पहले ही मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। अराउंड सितंबर से। एज ए इंटर्न किया था, फुल टाइम किया था? एज ए इंटर्न मैंने ज्वाइन किया था। इंटर्न किया था। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट एक इंटर्नशिप तो बहुत ज़रूरी है बीटेक में या किसी भी फील्ड में फॉर दैट मैटर। आजकल बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया तो अर्ली स्टार्ट के लिए भी कई लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके, अगर पॉसिबल तो फर्स्ट ईयर के बाद ही इंटर्नशिप शुरू करते हैं, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत अपडेट हो रही है। जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है यहाँ पे, तो उससे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आपने ऑब्वियसली कुछ स्किल्स तो लर्न किए होंगे इस फील्ड में आने के लिए, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपने कॉलेज में लर्न किए, या फिर आपको लगता है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए उसके बाद इंटर्नशिप पे अप्लाई करना चाहिए? अच्छा, सो बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट मुझे लगता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। हाँ, या फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बैक एंड में कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज ले सकते हैं। PHP सीखने के लिए अच्छी है, पाइथन सीखने के लिए अच्छी है। ओके, सो अभी इन स्किल्स की बात हो ही रही है, हो सकता है कि कुछ जो व्यूअर्स हैं वो दूसरे फील्ड से हों, तो एक इस चीज को थोड़ा समझते हैं कि फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है, क्योंकि आजकल फुल स्टैक डेवलपमेंट में काफी ओपनिंग्स भी हैं एंड इवन इंटर्नशाला में प्लेसमेंट गारंटी कोर्स भी है फुल स्टैक डेवलपमेंट का, स्पेशली बिकॉज अगर वो कोर्स बनाया तो उसमें ऑब्वियसली डिमांड भी होगी, करियर भी वहाँ पे ऑप्शंस भी होंगे। तो व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट? फुल स्टैक डेवलपमेंट से समझने से पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट समझना जरूरी है ना। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो इंजीनियर्स होते हैं वो जो चीज़ें आपको वेबसाइट पे दिखती है उनके वो बनाते हैं, है ना। जैसे आपको दिख रहा है कि ये बटन ब्लू कलर का है, ये बटन यहाँ पर है, या एक फॉर्म खुला है तो फॉर्म पे क्लिक करने पे उसका कलर अलग हो जाता है ना। तो या वेबसाइट में फॉन्ट का जो साइज है वो इतना बड़ा है, इस टाइप का फॉन्ट है, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो दिख रही हैं वो डेवलप, जो आपको एक्चुअली वेबसाइट पे दिख रही है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आता है। एंड
बैक एंड डेवलपमेंट में वो जो आपको वेबसाइट पे, जैसे मान लो आपने कहीं किसी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आएगा कि फॉर्म दिख रहा है आपको, उसमें आपने अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम, अपना पासवर्ड, ये सब डाल दिया और आपने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, है ना। अब उस पॉइंट के बाद जो भी पीछे सर्वर पे प्रोसेस होगा कि इस जो भी आपने डिटेल्स डाले हैं इसको आपको कहीं पे रखना होगा, राइट, कहीं पे स्टोर करना होगा, तो वो सारा बैकएंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ये वेरीफाई करना कि ये ईमेल ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये वेरीफाई करना कि ये ईमेल सही है कि नहीं, है ना। ये सारी चीज़ें बैकएंड डेवलपमेंट में आती है। फिर उसको स्टोर करना एंड फिर यूज़र को उसी वेबसाइट पे लॉग इन करना, वो सारे बैकएंड डेवलपमेंट में आता है। यू मीन टू से जैसे इंटर्नशाला में किसी ने लॉग इन किया और रजिस्टर कर रहा है उसमें, राइट, और फॉर एग्जांपल उसने अगर हम रिज्यूमे की बात करें, जैसे रिज्यूमे वाला सेक्शन दिख रहा है उसमें, और उसमें वो अपना इंफॉर्मेशन सारी डालता है, जब वो एंटर करता है तो बैकएंड में चले जाती है, राइट, और जो प्रोसेसिंग होती है वो बैकएंड डेवलपमेंट है, और जो एंट्री कर रहा है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, सारे जो भी फॉर्म्स दिख रहे हैं वहाँ पे, एग्जैक्टली, राइट। आई होप फ्रंट एंड बैकएंड तो क्लियर हो गया होगा। एंड ओवरऑल फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करें, एंड जो इंजीनियर्स ये दोनों ही करते हैं उनको फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। कितना इजीली समझा दिया। तो व्हाट इज स्टैक? स्टैक क्या होता है? जैसे फुल स्टैक है ना, तो ये स्टैक को अगर हम समझना चाहें, ये क्या है? स्टैक इज बेसिकली कि आप कौन से टेक्नोलॉजीज यूज करके किसी वेबसाइट को बना रहे हो या किसी ऐप को बना रहे हो। तो स्टैक में फ्रंट एंड की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बैक एंड की चीज़ें होती हैं, डेटाबेस की कुछ चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल सब कुछ मिला के जो आपका वेबसाइट जिस चीज़ के ऊपर चल रहा है, जिन टेक्नोलॉजीज पे चल रहा है, उसको स्टैक कहते हैं। ओके, तो ये स्टैक डिफरेंट भी हो सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से। हाँ, जैसे कि इंटर्नशाला में अगर जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसको डिफरेंट स्टैक है यहाँ पे। हाँ, और अगर फॉर एग्जांपल जोमेटो यूज कर रहा है तो अलग स्टैक पे वो कर रहा होगा, स्विगी का अलग पे कर रहा होगा। यस, ओके, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो बेसिक कौन सा पिक करना चाहिए? फुल स्टैक में कौन कौन सी चीजें पिक करनी चाहिए? मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए सबसे आसान, जो अगर वो फुल स्टैक चीज सीखना चाहते हैं तो उनके लिए आसान होगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एक पाइथन या PHP, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज सीख सकते हैं। ओके, और डेटाबेस में SQL वगैरह? डेटाबेस में SQL सीखना सही रहेगा। ठीक है, तो काफी इस वे में परिन ने समझा है कि ये क्या होता है। और अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका आपको आंसर करेंगे। कॉलेज में ये स्किल्स पे हमने फोकस किया, बेसिक स्किल्स जो आपने बताए। अपार्ट फ्रॉम दीज टेक्निकल स्किल्स, और कौन कौन से स्किल्स है जो हमें कॉलेज में नर्चर करने चाहिए, जो ऑन जॉब काम आते हैं? आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी अंडररेटेड, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स के बारे में एक्चुअली कोई बात ही नहीं करता है ना। तो कि आपको जब आप खुद से काम करते हो, अकेले आप काम कर रहे होते हो, तो आपको किसी और से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एज सुन एज यू कम इनटू अ कंपनी, आपको बहुत सारी डिफरेंट टीम्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है ना। आपको डिज़ाइनर्स बताएंगे कि डिज़ाइन कैसी होगी, आपको प्रोडक्ट मैनेजर्स बताएंगे कि इसमें फंक्शनैलिटी क्या होगी, है ना। बहुत सारी अलग अलग टीम आपके साथ कोलैबोरेट करना होगा आपको। तो उस टाइम पे ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। कम्युनिकेशन हो, कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, एंड कुछ केसेस में कभी कभी इंग्लिश भी ज़रूरी होती है, क्योंकि है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हिंदी आती होगी, है ना। हो सकता है कोई साउथ इंडिया से है या फॉरेन क्लाइंट आ जाए, यस, तो किसी से भी आपको डील करना पड़ सकता है। तो जनरल इंग्लिश एटलीस्ट अपनी इनपुट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं, जब आपने फर्स्ट इंटर्नशिप में अप्लाई किया था तो उसमें रिज्यूमे में आपने किन बातों का ध्यान रखा था कि मैं ये मेंशन करूंगा तो ये मेरी इंटर्नशिप पक्की हो जाएगी, या फिर उसने हेल्प किया आपको इंटर्नशिप तक आने में? हाँ, सो रिज्यूमे के बारे में मेरा जो मानना है वो ये है कि आपका रिज्यूमे एक पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। और उसमें आपको वही चीज़ें मेंशन करनी चाहिए जो आपके स्किल्स को दिखा सके। तो उसमें आप एक छोटा सा सेक्शन रख दीजिए अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के लिए, ज़्यादा उसमें एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी।
एक सेक्शन आप रखिए अपने स्किल्स के ऊपर, हार्ड स्किल्स के ऊपर, और एक सेक्शन आप रखिए अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। प्रोजेक्ट्स आप जितना ज़्यादा दिखा सके, इंटर्नशिप्स जितना ज़्यादा दिखा सके, मेरा मानना है कि उतना बेटर होगा आपकी रिज्यूमे पे। तो अभी आप टीम लीड कर रहे हैं, राइट? हाँ। और आप अभी हायरिंग भी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए? हाँ। ओके, तो पूरे रिज्यूमे में सबसे पहले आप क्या पिक करते हैं उसके अंदर? सबसे पहले मेरा ध्यान समरी पे जाता है। एक छोटी सी समरी जो सबसे ऊपर होती है, आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसको बताने के लिए, समराइज करने के लिए 2-3 लाइन में। उसके बाद मेरा ध्यान जाता है आपके प्रोजेक्ट्स पे। प्रोजेक्ट क्या किया? हाँ, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने क्या किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए हैं, और वो सारे प्रोजेक्ट्स आपने गिटहब पे डाले हैं कि नहीं डाले हैं। इस पर भी हम आएंगे कि कहाँ पे हम इनको पुट अप कर सकते हैं। ओके, तो पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कॉलेज स्टूडेंट कोई है तो वो कैसे प्रोजेक्ट बनाएगा? लाइक कोई जॉब में है तो उसके तो बन जाएंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह, कॉलेज में कैसे पिकअप करें प्रोजेक्ट्स? प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए एक्चुअली आपको कुछ ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस की, आप खुद ही सीखते सीखते ही प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे आपने कोई एक नई टेक्नोलॉजी सीखनी स्टार्ट करी, तो उसी टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करके आप छोटा सा प्रोजेक्ट बना लीजिए, और उस प्रोजेक्ट को आप गिटहब पे रख सकते हैं और उसका लिंक अपने रिज्यूमे पे रख सकते हैं। एंड अगर आपको इन बिगिनिंग आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो हमारे पास काफ़ी सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स हैं जिसमें हम एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट्स आपसे बनवाते हैं। तो उससे आपको उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि क्या बनाए, कैसे बनाए। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स पिकअप कर सकते हैं आप। इंटर्नशिप शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स इज आल्सो अवेलेबल यहाँ पे। एंड इफ समवन इज लुकिंग फॉर बेसिक्स से ऊपर उठ के या फिर कोई करियर स्विच करना चाहता है तो इंटर्नशिप प्लेसमेंट गारंटी कोर्स में भी एनरोल कर सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी प्रोजेक्ट्स की बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे में? रेज्यूमे में और क्या पिक करते हैं आप रिज्यूमे? वो तो बात हो गई है, मतलब आपने देख लिया सबसे पहले कि समरी आ गई, आप ये हो गया, आपको प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद किस पे? उसके बाद मेरा फोकस जाता है हार्ड स्किल्स पे। और वो हार्ड स्किल्स कौन कौन से? हार्ड स्किल्स में आपने किन टेक्नोलॉजीज पे वर्क किया जो है, कंपनी के लिए रेलेवेंट है। हाँ, जो कंपनी के लिए रिलेवेंट है। एंड बस यही 3 चीज़ मोस्टली मैं देखता हूँ। एंड बाकी चीज़ें मैं एनीवे उतना नहीं देखता। सबसे पहले हाँ, बिकॉज बहुत सारे रिज्यूमे आते होंगे, राइट? हाँ, तो फोकस उसी पे जाएगा। पहले देखेंगे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से कर रहे हैं, स्किल्स कौन से हैं, समरी क्या है। तो ये जो जितना भी आपको हम अभी डिस्कशन हम कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट के अंदर, कॉर्पोरेट लेंस से जब आपका रिज्यूमे स्कैन होता है, एक तो एचआर टीम से स्कैन हो गया, एक आगे आपका जो भी पर्टिकुलर टीम के पास रिज्यूमे आया शॉर्टलिस्ट होके, वो किन बातों का ध्यान रखती है। तो जो भी हम डिस्कस करें उसको ध्यान से सुनिए, बिकॉज ये आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे जाके जब भी आप इंटर्नशिप या जॉब सर्च करेंगे, क्योंकि यही चीजें हर जगह फॉलो होती हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, समरी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, और आपकी जो हार्ड स्किल्स हैं वो एक तो प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए कि ये हार्ड स्किल्स हैं और उस पर ध्यान जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा डिस्कशन हो गया रिज्यूमे में। अब हम आगे बात करते हैं, शॉर्टलिस्ट भी हो गया रिज्यूमे। अब इंटरव्यूज में आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, आपने इंटरव्यू भी लिए होंगे, राइट? तो जब इंटरव्यू में आते हैं तो सबसे पहले आप क्या पिक करते हो? कि कोई इन ऑफिस की बात करते हैं, आप इन ऑफिस आपके पास इंटरव्यू के लिए आया, तो आप किन बातों का सबसे पहले इंप्रेशन पड़ता है या आपको लगता है कि ये थोड़ा हमारे कंपनी के हिसाब से चल सकता है? मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें होती है। एक तो टाइम पे आना, राइट? सबसे पहले नोटिस किया जाता है कि टाइम का कितना ध्यान दिया गया है, एंड देन कॉन्फिडेंस कितना है ना। एंड हार्ड स्किल्स इवन इफ अगर थोड़ा कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज जो हमारा कंपनी कल्चर है उससे मैच होता है। अगर इंडिविजुअल, तो हम हार्ड स्किल्स तो बाद में बेसिकली सिखा सकते हैं, है ना। तो कंपनी कल्चर से मैच हो रहा है तो इसको हम थोड़ा डिफाइन करना चाहें, मतलब क्या है, कैसे कंपनी कल्चर से मैच हो रहा है, मतलब ऑडियंस को कैसे समझ आएगा कि हम किस कंपनी कल्चर की बात कर रहे हैं? इज इट लाइक कि कंपनी के अंदर जो लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें वो एडजस्ट हो पाएगा? इज इट सो? हाँ, सो कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं वो होगी ऐसी होती है कि सीखने की चाह कितनी है,
लर्निंग एटीट्यूड कैसा है? हाँ, लर्निंग एटीट्यूड कैसा है बेसिकली, क्योंकि टेक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपकी लर्निंग कभी रुकेगी नहीं. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सब आ गया, है ना. हमेशा ऐसा होगा कि और बहुत कुछ है सीखने को, और ओवर टाइम ये आपको करना ही पड़ेगा. तो लर्निंग एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आ रही तो आप पूछ रहे हैं कि नहीं, अच्छा ये मुझे नहीं आता, ये अगर मुझे सीखना होगा तो कहाँ से सीख सकते हैं. ऐसी ऐसी चीज़ें बेसिकली हम नोटिस करते हैं. वो सब इंटरव्यू में पता चल जाता है जब आप उससे डिस्कस कर रहे होते हैं चीज़ों के बारे में. ऑनलाइन इंटरव्यूज भी हो रहे हैं आपके, होते हैं ऐसे? हाँ, दूसरे स्टेट से, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है? उनमें अगेन सेम चीज़, टाइम से स्विच ऑन किया है, लॉग इन किया है कि नहीं किया है, टाइम कैसे स्विच ऑन किया है, लॉग इन किया है नहीं. देन हार्ड स्किल्स ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, वो तो देखते ही हैं. अपनी खुद के प्रोजेक्ट्स को कितनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा है इंडिविजुअल, वो भी इम्पोर्टेंट होता है. नहीं तो क्योंकि आपने प्रोजेक्ट कर ली मान लो, तो भी आपको उसके बारे में पता है कि नहीं, आपने हर एक चीज़ अच्छे से समझी है कि नहीं, वो बेसिकली हम देखते हैं. इंटरव्यू में क्लियर होने के बाद कोई कंपनी में एंटर करता है, फॉर एग्जांपल आपकी टीम में कोई फ्रेशर एंटर किया, तो सबसे पहले तो उसका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है, किस तरह का होता है, एक बार वो आप बताएंगे? हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल, स्टार्टिंग में तो कुछ एक एटलीस्ट 3 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग होती है, अराउंड 3 हफ्ते के आसपास. एंड उस ट्रेनिंग में हम जिन हार्ड स्किल्स पे थोड़े कमज़ोर हैं उनको हम फोकस करते हैं. एंड सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की नीड होगी वर्क करने के समय, जब एक्चुअली टास्क पे वर्क करेंगे उस टाइम पे. एंड ऐसी चीज़ें बेसिकली उन 3 हफ्तों में सिखाते हैं. मेंटर भी असाइन किए जाते हैं? हाँ, उसी टाइम पे उन्हें मेंटर भी असाइन किए जाते हैं, ताकि उनको कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, तो वो उनके साथ रीच आउट कर सकते हैं. एंड उन 3 हफ्तों के बाद कोई भी छोटे छोटे टास्क से हम शुरुआत करते हैं, ताकि आपको यूज टू हो जाए, आप हमारे तरीके से, जिस तरीके से हम काम करते हैं उनसे यूज टू हो जाए. एंड कुछ एटलीस्ट 1.5 महीने बाद या 1 महीने या 1.5 महीने बाद हम कुछ बड़ा प्रोजेक्ट असाइन करना स्टार्ट करते हैं. तो आप किसी भी कंपनी में एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा और आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तो उससे घबराने की बात नहीं है. अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपर आपका टेक केयर किया जाएगा चीज़ों को लेकर. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है कि प्रोबेशन पीरियड में ऐसा भी होता है क्या कि कोई अच्छा परफॉर्म ना कर पाया, या फिर जितने प्रोमिसेस थे वो नहीं कर पाया, वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं दिया और उसको फिर रिलीव भी कर दिया जाता है, ऐसे भी चांसेस होते हैं? हाँ, उसके चांसेस कम ही होते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है. हाँ, कि टाइम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है. हाँ, अगर कंपनी कल्चर के साथ मैच नहीं हो पाया, जो आप एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे लर्निंग एटीट्यूड अच्छा होगा, आप सीखना चाहते हो चीज़ों को एक्चुअली, वो नहीं होगा, तो उस केस में हाँ हम लेट गो कर सकते हैं. तो देयर आर चांसेस, बट रेयरली इट्स, अगर आप मेहनत करते हैं प्रोबेशन पीरियड में, तो श्योरली आपका प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली फुल टाइम रोल में कन्वर्ट हो सकता है. तो जैसे एआई आजकल बहुत चल रहा है और एआई का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है टेक में, अदर फील्ड्स में, डिजाइन फील्ड्स में. तो अभी एआई किस तरह से यूजफुल है प्रैक्टिकली इन कॉर्पोरेट, अभी कहाँ पे यूज हो रहा है, कौन सा एआई यूज हो रहा है? एआई आई थिंक जितनी भी रिडंडेंट चीज़ें हैं, जो हमें ऐसी चीज़ें जो कुछ नया सीखने को नहीं देती, रिपीटेड टास्क जो भी होते हैं वो ख़त्म करने के लिए एआई बहुत अच्छा है. बट ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ नया करना पड़े, कुछ दिमाग लगाना पड़े, उसमें एआई उतना खरा नहीं होता था. तो आई थिंक उन चीज़ों के लिए अच्छा है कि हमें सेम ही चीज़ बार बार नहीं करनी पड़े. जैसे हमने GitHub Copilot यूज़ करना स्टार्ट किया है अपने इंजीनियरिंग टीम के लिए, तो उससे जितने भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो ख़त्म हो गए. अब सिंस रिपीटेटिव टास्क पे इंजीनियर को वर्क नहीं करना पड़ता, तो वो ऐसी चीज़ें पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं जो कि वो पहले नहीं कर पाते थे, उतना टाइम नहीं मिलता था उन्हें. बेसिक चीज़ों में लगा, यू मीन टू से कि एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहा है. यस, हाँ, रिपीटेड टास्क वो खत्म हो रहे हैं, एंड नाउ एफिशिएंटली जो प्रोग्रामर है वो
जो रियल चीजें हैं, जो चैलेंजिंग चीजें हैं, उन पे फोकस कर पा रहे हैं। हाँ एआई की वजह से। हाँ। सो अपार्ट फ्रॉम जो आपने कोपायलट का मेंशन किया, और कोई एआई भी यूज हो रहा है टेक में? और AI अभी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हम, अभी बस हमने स्टार्ट ही किया है। तो कोपायलट के बाद नेक्स्ट हम कोई चैट के लिए ढूंढ रहे हैं, सो दैट हमें समरी मिल सके कि अगर हम जानना चाहते हैं कि इस कोड बेस में ये वाली चीज़ कहाँ होती है या कैसे होती है, तो वो अभी उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। गिटहब कोपायलट में भी होता है, बट उतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है अभी कोपायलट, जो हमें एक्सपीरियंस में लगा है अभी तक। ठीक है। एक पॉइंट है जो रिज्यूमे में वो रेज हुआ था कुछ देर पहले कि असाइनमेंट्स की हम बात कर रहे थे। तो जैसे गिटहब की आपने बात की, तो किसी को असाइनमेंट तो बना लिए, अब उसको प्रेजेंट करना है, राइट, कि कोई उनके असाइनमेंट्स देख सके, रिज्यूमे में अटैच करना है। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप असाइनमेंट्स को होस्ट कर सकते हैं या फिर वो दिखा सकते हैं एम्प्लॉयर्स को? ऐसा कौन कौन, गिटहब के अलावा? या गिटहब में अगर कोई बना रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना? मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि गिटहब को जितना ज़्यादा यूज़ कर सको उतना करना चाहिए। एटलीस्ट स्टार्टिंग जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स गिटहब यूज़ करते हैं, एंड गिटहब पे ही बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो अगर कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो भी वो वहाँ से कर सकते हैं। यू मीन टू से कि ज़्यादा इधर तो जाने की जरूरत नहीं, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो गिटहब से शुरू करें। यस। तो गिटहब में अगर हम होस्ट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो उसमें किस तरह से होस्ट कर रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखें? गिटहब पे अगर होस्ट कर रहे हैं तो गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट डालने के साथ साथ हमें एक समरी भी आइडियली ऐड करनी चाहिए। एक readme.md करके फाइल बनती है, उसमें हम समरी के साथ साथ स्क्रीनशॉट्स अटैच कर सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये चीज़ें करता है और उसके ये एग्जाम्पल्स है ना, ताकि जो भी उस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना चाहता है वो आसानी से वो रीडमी फाइल पढ़ के समझ सकता है कि ये प्रोजेक्ट क्या है और क्या क्या कैसे कैसे करता है। ओके, एंड देन उसको लिंक करने के लिए कोई उसमें लिंक का ऑप्शन होता होगा, वो आप रिज्यूमे में लिंक कर सकते हैं। हाँ। ओके, एक तो फुल स्टैक पूरा प्रॉपर कोडिंग प्रोग्रामिंग फील्ड होगी, राइट? कोई ऐसा पर्सन जो दूसरी फील्ड से बिलोंग करता है, जैसे क्रिएटिव राइटिंग हो गई या फिर कोई आपका UI UX डिजाइन हो गया, कोई स्विच करना चाहता है फुल स्टैक डेवलपमेंट में, तो वो इसमें स्विच कैसे कर सकता है? इज इट पॉसिबल कि स्विच कर सकता है कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, सो हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हो क्योंकि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ही अलग था, बट इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। एंड मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स खुद देखे भी हैं जहाँ कुछ लोगों ने स्विच करके डेवलपमेंट में वो आए। तो उसके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आपको सिंस स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होने वाली है तो आप कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स का हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास इनफैक्ट एक प्लेसमेंट गारंटी कोर्सेस नाम का ऑफरिंग भी है हमारे पास फुल स्टैक डेवलपमेंट में, जहाँ पर हम बिगिनिंग से आपको एडवांस तक सब कुछ सिखाते हैं, और साथ में हम आपको प्लेसमेंट गारंटी भी देते हैं कि आपको डेफिनेटली हम एटलीस्ट एक इंटर्नशिप तो लगवा ही देंगे। ओके, विद PPO एंड प्लस आपका उसमें असाइनमेंट्स वगैरह भी हैं, राइट? या असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं और वो भी रिज्यूमे में एग्जैक्टली। नाइस, ठीक है। तो उसमें हम आपको एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाते हैं, कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आपसे बनवा के होस्ट भी करवाएंगे, तो वो आपको एक्चुअली रिज्यूमे बनाने में हेल्प होगा। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट में कोई एंटर करना चाहता है तो उसे किन चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए या प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि चैलेंजेस आपको मिलेंगे, इसके लिए आप रेडी रहें? चैलेंजेस मुझे लगता है एक चैलेंज तो वही सॉफ्ट स्किल का होता है यूजुअली, क्योंकि हार्ड स्किल्स पे वर्क करना तो बहुत इजी है ना, आपको पता है कि ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनानी है तो हो जाएगा। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड करने में टाइम लगता है ना। तो एंड सिंस आपको डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि आप अकेले करोगे, आपकी एक टीम होगी जिसमें डेवलपर्स होंगे, आपको सबके साथ कोलैबोरेट करना होगा, दूसरी टीम्स के साथ भी आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो सॉफ्ट स्किल्स उस सेंस में इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है। चैलेंजेस आई थिंक बस उसी का आता है कि आपको शुरुआत में
ये सोचना पड़ता है कि क्या प्रोजेक्ट बनाए, कहाँ से शुरुआत करें, स्टार्ट करना वो शुरुआत ही सबसे चैलेंजिंग है जहाँ तक मुझे लगता है। एक बार शुरुआत हो गई उसके बाद तो और बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते जाते हैं कि अच्छा ये भी चीज़ें कर सकते हैं, तो वो शुरुआत ही सबसे चैलेंजिंग है मेरे मानने में। इंडस्ट्री में इज इट अ प्रॉमिसिंग करियर, लोगों को फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है ये करियर? हाँ बिल्कुल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमेशा से ही वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली वेल टू डू जॉब रहा है। ओवर टाइम इसमें इनफैक्ट जितना हाइक होता है इन द सैलरी ओवर एवरी ईयर वो और किसी फील्ड में नहीं होता। बिफोर रैपिंग अप द शो, वुड यू लाइक टू शेयर कोई फाइनल टिप्स ऑडियंस के साथ? फाइनल टिप्स आई वुड से कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत ही थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो शुरुआत एक बार आपने कर दी तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत इजीली पिकअप कर लोगे आप वहाँ से। कोई भी सिंपल सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बैकएंड के लिए चूज़ कर लो और HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए चूज़ कर लो। ये 4 चीज़ें ऐसे ही स्टार्ट करो और एक डेटाबेस फिर पढ़ लेना, स्किल फॉर एग्जांपल। बस इतनी ही चीज़ें पढ़नी है, आपको आराम से इंटर्नशिप्स जॉब्स मिल जाएगी एज लॉन्ग एज आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आज ऑडियंस को क्लियरली समझ आ गया होगा जिन्होंने शो देखा है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज बैक एंड डेवलपमेंट, और इसमें करियर रोड मैप भी क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि कॉलेज से लेके आप जब जॉब तक आते हैं तो आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को पे वर्क करना है। एंड अगर कोई अपना अपस्किल करना चाहता है, करियर स्विच करना चाहता है, तो इंटर्नशाला में मल्टीपल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप गारंटीड प्लेसमेंट चाहते हैं तो इंटर्नशाला में इंटर्नशाला प्लेसमेंट गारंटी कोर्स है, उसमें असाइनमेंट्स भी अवेलेबल है जैसा परिणय ने भी बताया। ऑल्सो यू कैन वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू में कैसे वर्क करना है, रिज्यूमे में आपकी हेल्प होती है, तो एक बार आप जाके देख सकते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इंटर्नशाला में इंटर्नशिप्स भी अवेलेबल हैं, जॉब्स भी अवेलेबल हैं। एंड अगर आप अपने लाइक माइंडेड कम्युनिटी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो वी हैव इंटर्नशाला क्लब्स, जहाँ पे मल्टीपल क्लब्स हैं, वहाँ जाके आप अपने रेलेवेंट फील्ड के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस आप पुट अप कर सकते हैं और आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाता है और अपना नेटवर्किंग भी बिल्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू परिणय, थैंक्स फॉर योर टाइम। आई एम श्योर कि ऑडियंस से आज आपसे बहुत कुछ लर्न किया होगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।